हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। ये आदमी कर क्या रहा है अंदर? बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। सो गया है क्या अंदर? कमाल के लोग, दूसरे के टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं। सर, इतना लेट? ये सर्विस है तुम्हारे रिजॉर्ट की? सॉरी सर, आपने कैंची मांगी थी, वो तो नहीं मिली। चाकू लेकर आया, इससे काम हो जाएगा। तो ब्लडी लाउजी पीपल, 10:30 हो गए, मीटिंग्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स है, और अंदर ये आदमी बैठ के धरना दे रहा है। सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो भैया, सुन रहे हैं आप? ओ भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। शराफत नाम की भी कोई चीज होती है, घर ही बनाकर बैठ गए हो। इग्नोर करने की भी हद होती है यार। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको कुछ? हाँ मैं पार्टी में आने की कोशिश करूंगी, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल अब मैं रखती हूँ, बाय। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। रात को 1 बजे 2 बजे कोई भी कभी भी आके चले जाएगा। जवान लड़की के घर में रात के टाइम में किसी लड़के का आने का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, और ये रो क्यों रही है? आप इनसे ही पूछिए ना, इसने क्या चाला रखा है यहाँ पे। देखिए मैडम, ये सोसाइटी है और हम सब फैमिली वाले हैं, और ये कैसी कैसी हरकतें करके रखी हैं यहाँ। हरकतें? आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लड़के रात बिरात इसके घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, शरारत करते हैं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से खुद से चली जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। कौन है ये लोग? मुझे नहीं मालूम कौन है ये। 2 दिन से मेरी रूम पार्टनर नहीं है और ये लोग रोज रात को आके मुझे तंग करते, जबकि मैंने इनको कभी देखा भी नहीं है। देख जिया, झूठ मत बोल। तू ही हमें बुलाती है और अब पहचानने से मना कर रही है। हाँ, कसम से हमेशा खुद ही फोन करके बुलाती है हमें। देखो, झूठ मत बोलो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। देखो, झूठ और सच का फैसला कहीं और जाकर करना, समझी? गुप्ता जी, इस बात का फैसला अब अभी कीजिए आप, और अगर आपसे भी नहीं होता है तो हम सब मिलकर इस लड़की का कमरा खाली कर देंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं तुम्हें भाड़े पे एक घर देने के वक्त कहा था ना, हमारे सोसाइटी का रूल बहुत सख्त है। क्या बोला था ना? बोलो। प्लीज सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर भी 2 दिन में मेरी रूम पार्टनर आ जाएगी, तब मैं अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर लूंगी। ओके, 2 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन 2 दिन में रूम खाली हो जाना चाहिए, समझी? तुम दोनों भागो यहाँ से। अरे चलो निकलो। ठीक है जिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ। पहले खुद ही हमें बुलाती है और फिर इंसल्ट करती है। कमाल है यार। चल चल। जिया, रोम, अगर तुम बेकसूर हो तो सच सामने आ जाएगा।
तुम मैडम मैडम मेरा बिल बनाइए फौरन। सुनिए सुनिए, जरा शांत हो जाइए। देखिए, यहाँ पर खून हुआ है। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता कोई ये होटल छोड़कर नहीं जाएगा। मैडम आप भी ध्यान में रखिए, कोई भी गेस्ट नहीं जाएगा यहाँ से, समझे? सर बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? बॉडी गई कहां? बॉडी कैसे गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? और सर, अगर किसी ने मर्डर किया है और अगर वो बॉडी ले गया तो फिर ये सिर क्यों छोड़ गया? वही तो, अगर सिर यहां छोड़ा और लाश कहीं पर लेकर गया तो कोई ना कोई निशान तो होने चाहिए था। किसी ना किसी ने तो देखा होगा। कोई ना कोई तो जगह हो सकती है। कहां गई लाश? हुआ क्या यहां पर? नहीं 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 नहीं, यहां पर जो कुछ भी हुआ है ना सांखे, यहीं पर हुआ है, इसी 4 दीवारों के अंदर, इस स्टीम बॉक्स में, यहीं पर। सर, इस सिर को देख के ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया इसका। लेकिन यहाँ पे एक भी खून का निशान, कोई धब्बा, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, अगर सिर कटा है तो खून होना चाहिए था इन दीवारों पर, खून होना चाहिए था इस फर्श पर, लेकिन यहाँ पर खून का कोई भी निशान नहीं, कोई धब्बा नहीं। यहाँ देखो, इस बॉक्स में खून का कोई भी निशान नहीं, कोई भी निशान नहीं, ना कोई हथियार का निशान। सांखे, सिर कटा हुआ है, लाश गायब है, लेकिन इस पूरे कमरे के अंदर कुछ भी निशान नहीं, कमरा सुथरा साफ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है बॉस। सर, हाँ सर, जिसका खून हुआ है उसके दोस्त बाहर आए हुए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सांखे, देख ले इस कमरे का एक एक कोना कोना छान वाले, देख ले कुछ मिलता है क्या। देखता हूँ। सर ये रहे। आप लोग रजित के दोस्त हैं? जी सर। आखिरी बार कब मिले थे रजित? सर, आज सुबह ही मुलाकात हुई थी। तो क्या कुछ फर्क लगा आपको रजित के बर्ताव में? सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हम जिम से साथ में ही आ रहे थे, कॉरिडोर में मेरी उससे बात भी हुई। बहुत फ्रेश और बहुत खुश लग रहा था। अरे रजित, कैसी रही तुम्हारी मसाज? हाँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ। सेमिनार के लिए आए पर ऐसा लग रहा है वेकेशन के लिए आए हैं। मुझे लगा तुम वाकई में वेकेशंस के लिए ही आए हो। अरे कहीं सेमिनार में सो मत जाना। नहीं, मैं आधे घंटे के लिए स्टीम बात कर लूँ, फिर टॉक्सिन्स भी क्लीन हो जाएंगे और मैं फ्रेश भी लगूंगा। सर, उसके बाद हम दोनों यहाँ स्टीम रूम में आए और वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, सर रिकी ने ही स्टीम रूम तैयार किया था रजित के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिकी। 10 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। यस सर। सर आप साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। आइए सर। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 25 मिनट। चल रजित, तू एंजॉय कर, ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। चल ठीक है, ओके। स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी। रिकी, ये स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। सर, वो जब से हादसा हुआ है तब से गायब है। रिकी इस रिसोर्ट में कहीं नहीं।
रिकी गायब है। जब से ये हादसा हुआ रिकी गायब है। इस रिकी का पता लगाना पड़ेगा। सर सर, खून, एक और लाश उधर है। ये हो क्या रहा है आपके होटल में? हाँ, एक सिर मिला है जिसकी लाश गायब और अब ये दूसरा खून। सर मैं तो खुद परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब बाहर फेरिए। छाती में दो वार किए हैं। सर काफी गहरा है, पूरी ताकत से वार किया गया। हाँ, करेक्ट सर। देखो फिंगरप्रिंट चेक करो इस पर। सर, हाँ, ये खाली ब्रीफकेस? स्टील की ब्रीफकेस, वो भी खाली। जरूर इसमें कुछ ऐसा सामान था जिसकी वजह से शायद इसे मारा गया। सर ये 2 ग्लासेस। 2 ग्लासेस? लिपस्टिक वगैरह के तो कोई मार्क नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर इसे मिलने कोई आया तो था जरूर। कोई ऐसा आदमी जिसे शायद जानता था, जरूर जानता होगा उसे। क्या नाम क्या था इस गेस्ट का? सर विनय नाम था इनका, और यहाँ पे होने वाले सेमिनार के लिए आए थे। विनय, तो इससे मिलने अगर जो भी कोई आया होगा उसका रिकॉर्ड तो हमें रिसेप्शन से मिलेगा ही ना? जी सर। देखो विनय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं हम। ये विनय कब आया था यहाँ पर? अब सर मिस्टर विनय ने आज सुबह ही चेक इन किया था हमारे रिजॉर्ट में, करीब 8 बजे। 8 बजे? जी। अकेले ही आया था या कोई साथ में भी था उसके? अब नहीं सर, वो अकेले ही थे। उनके रूम में कोई बाहर से विजिटर आया था? नहीं सर, बाहर से तो कोई नहीं आया था, लेकिन उनके सेमिनार से उनके रूम में कोई गया हो तो उसका पता नहीं हमें। अच्छा, विनय के बारे में कुछ खास बात याद आती है तुम्हें? मेरा मतलब है कुछ भी, यू नो। आपके रिसोर्ट में इस ब्रीफकेस के लिए कोई पर्सनल लॉकर है? आई एम सॉरी सर, हमारे रिजॉर्ट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके। हाँ सर, उनके पास एक छोटा सा स्टील का ब्रीफकेस था जिसे वो कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रहे थे, और उसके लिए उन्होंने पर्सनल लॉकर के बारे में भी पूछा, बट सर हमारे रिजॉर्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। स्टील का ब्रीफकेस? लगता है ये वही स्टील का ब्रीफकेस है जो हमें उसके बेड पर से मिला है। जरूर उसके अंदर कोई कीमती, कोई इंपॉर्टेंट सामान होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस विनय की मौत का यही कारण हो। हाँ सर, विनय के रूम में कोई होटल के बाहर से नहीं, होटल के अंदर से आया था, और दोनों साथ में ही बैठे थे। सर, हाँ करण। सर इस फोन पर जो फिंगरप्रिंट थे उसे उठा लिया सर। वेरी गुड। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय को। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये पार्टनर। हेलो, हाँ, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, ये जरूरी है।
जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, जिया, जिया दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे हम, बता रहे हैं हम बस। ये इन लोगों का रोज का नाटक है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, नहीं तो हम तोड़ देंगे दरवाजा, बोल दे रहे हैं हम। जिया, जिया, पुलिस को फोन करते हैं, तभी बात समझ में आएगी इनको। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, सर, आता रहेगा। सर इसकी खोपड़ी में एक अजीब बात है। अच्छा, क्या अजीब बात है? सर इसकी गर्दन पे ना तो किसी चीज से काटने का निशान है और ना ही तोड़ने का। लेकिन कोई ना कोई निशान तो जरूर होना चाहिए। हाँ, कोई निशान तो होना ही चाहिए। अगर हथियार का नहीं है तो किसी और चीज का निशान होना चाहिए जिससे मारा गया। और इसकी खोपड़ी का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें पिघल कर बह गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? इसके अंदर कोई मोम तो होता नहीं, खून है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं। हाँ, लेकिन ये खोपड़ी बिल्कुल खाली है। अच्छा तारिका, इसकी खोपड़ी में से जो फ्लूइड निकला था, तुम उस फ्लूइड को चेक करो, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर, ये देखिए, अरे एसिड, इसकी खोपड़ी के अंदर एसिड। सर इसका मतलब है एसिड या किसी केमिकल से इसके सर के अंदर के हिस्से और इसके शरीर को पिघला दिया गया और फिर स्टीम बॉक्स के ड्रेन पाइप से बाहर निकाला गया। हाँ, और वो भी 30 मिनट के अंदर। सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में किसी भी बॉडी को पिघलने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं। You're right, श्रेया, 20 घंटे ही लगने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, इस ड्रेन पाइप में मुझे कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे इंसान की हड्डियां बनती हैं, वो और कुछ टिश्यूज के टुकड़े मिले हैं। मुझे लगता है जिस एसिड से इस आदमी के शरीर को पिघलाया गया है, यह एसिड किसी की इन्वेंशन है, कोई नई खोज। हाँ सर, उस बॉटल के निचले हिस्से से जो निशान बना था जिस केमिकल से, वो भी एसिडिक है और हमारे किसी केमिकल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, अगर इस एसिड ने रजीत की बॉडी को पिघला दिया, तो फिर वो स्टीम बॉक्स क्यों नहीं पिघला? वो इसलिए क्योंकि ये एसिड किसी मेटेलिक चीज को नहीं पिघलाता है, और इसीलिए इस एसिड को कांच की बोतल में रखा गया था। सर फिर तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं वंश, मुझे नहीं लगता है इसे दर्द महसूस हुआ होगा। क्यों सर? क्योंकि श्रेया पहले इसे बेहोश कर दिया गया था। मतलब पहले इसे बेहोश किया गया, फिर मारा गया, उसके बाद स्टीम बॉक्स की ड्रेन पाइप से बहा दिया गया। बहुत ही डरावना और भयानक तरीका है किसी की जान लेने का। हाँ, और बहुत ही अजीब भी। ये सब कैसे किया गया होगा, ये कौन सा एसिड है, ये सब पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सर, अगर ये किसी का आविष्कार है, नई खोज है, तो जाहिर सी बात है उसने इसके पेटेंट को रजिस्टर करवाया होगा। बिल्कुल करवाया होगा। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जिसने भी पेटेंट रजिस्टर करवाया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन
हमें गवर्नमेंट ऑफिस से मिल सकती है। हेलो, क्या रजीत का? ओके, अभी पता चला है कि विनय ने जिस पार्टनर वाले नंबर पे फोन किया था वो और किसी का नहीं बल्कि रजीत का नंबर था। इसका मतलब विनय और रजीत एक दूसरे को जानते थे और रिजॉर्ट में विनय के कमरे में हमें जो 2 ग्लासेस मिले थे उनमें से एक ग्लास शायद रजीत का था। अब तो विनय के घर वालों से ही पता करना पड़ेगा। लगता है रिकी घर पर नहीं है, तोड़ दो दरवाजा। चेक करो। ये बॉटल देखो, इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है जैसा निशान हमें रिजॉर्ट के स्टीम रूम में मिला। ओह, तो इस केमिकल से रिकी ने रजीत की बॉडी पिघलाकर उसका खून कर दिया है। हाँ, लेकिन एक स्टीम रूम का अटेंडेंट किसी को इतनी चालाकी से नहीं मार सकता। ये उसके दिमाग का काम हो ही नहीं सकता। कोई है जो उससे ये करवा रहा है। कौन करवा सकता है ये सब? इसका जवाब तो रिकी देगा। हाँ, और उसके लिए रिकी का मिलना बहुत जरूरी है। चलो बाहर लोगों से पूछते हैं, शायद उसे जाते हुए किसी ने देखा। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब यहीं आसपास रहते हैं? जी जी। ये वो रिकी रहता है यहाँ पे, आप लोग उसे जानते हैं? आज आपने उसे देखा? हाँ सर, मैंने देखा उसे। बड़ी जल्दी में लग रहा था और एक बैग भी था उसके हाथ में। अच्छा, यहाँ से किस तरफ गया था वो? सर उस तरफ। उस तरफ? हाँ सर, एक ट्रक आया और रिकी उस पे बैठ के निकल गया। थैंक यू, चलो उस डायरेक्शन में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे रेत गिरी है, शायद ट्रक से गिरी होगी। इसका मतलब जिस ट्रक में रिकी गया वो ट्रक बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहा था। यहाँ आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? जी, पिछले हफ्ते में जितने भी एसिडिक केमिकल्स को पेटेंट कराया गया है उन्हें रजिस्टर करवाने वालों के नाम और पते हमें चाहिए। केमिकल का कोई नाम भी तो होगा। आप वो फाइल हमें दे दीजिए, हम खुद ढूंढ देंगे। ठीक है। ये देखो, ये एसिड हाइड्रोवर्क्स नाम की एक कंपनी ने रजिस्टर कराया है और इस कंपनी के मालिक हैं रजित और विनय। इसलिए विनय के सेल फोन पे रजित का नंबर पार्टनर के नाम से सेव था। रजित अपने खोज से मरा और उसका पार्टनर विनय एक बंद कमरे में मरा हुआ मिला। इंटरेस्टिंग। ये केस तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। नैना जी, हमें भी बहुत दुख है विनय की मौत का। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए हमें। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विनय से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बेहद शरीफ और मिलनसार इंसान थे मेरे विनय। अच्छा, ऐसा कोई हादसा या कभी उनकी किसी के साथ कोई तू-तू मैं हुई हो या कोई दुश्मनी, कुछ याद है आपको?
दुश्मनी तो कोई नहीं थी, पर हाँ कुछ दिनों से उन्हें कुछ धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे। धमकी? कौन थे ये लोग? मालूम नहीं, पर मैंने बहुत समझाया उन्हें कि उन्हें जाके पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहते रहे कि कोई मजाक कर रहा होगा, सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को। नैना जी, आप हमें हाइड्रो वर्क्स के बारे में क्या बता सकती हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से विनय और रजीत दोनों पार्टनर्स थे और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खास केमिकल की खोज की थी। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, बस। देखिए नैना जी, उसी केमिकल का इस्तेमाल करके पहले किसी ने रजीत को और फिर विनय को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो केमिकल तो विनय अपने साथ लेकर जाने वाले थे, एक ब्रीफकेस में। उन्हें सेमिनार में कुछ पेपर सबमिट करने थे और वहीं उन्हें रजत से भी मिलना था। अच्छा नैना जी, क्या पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिससे हमें कोई सुराग मिल सके? ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ कॉलेज के दिनों में जब वो जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे तब कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। अच्छा, वो केस क्या था, कुछ उसके बारे में पता है आपको? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर बस इतना पता है कि कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था बेवजह। कौन सा कॉलेज था ये? GRN कॉलेज। थैंक यू। विनय और रजीत के खून का इस कॉलेज की घटना से क्या संबंध है, पता करना पड़ेगा। ये देखिए, रेत यहाँ पे पड़ी हुई है और ये देखो टायर के मार्क्स। इसका मतलब ट्रक यहाँ पे आके रुक गया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम भी तो बंद है। यही वजह है कि अब हमें ये पूरी जगह चेक करनी होगी। आओ अंदर चलकर देखते हैं। सर, रिकी यहाँ पे है। रिकी, रिकी, ये तो ठंडा पड़ गया। हाँ सर, इसकी स्किन भी कड़क हो गई है। पहले से हॉस्पिटल पहुंचाओ। इशिता, एम्बुलेंस बुलाओ। इसके शरीर पे जेल जैसा कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका शरीर अकड़ गया होगा। और ये देखिए, आसपास के पत्थरों पे भी जेल जैसा ही है। ये देखो, ये जेल क्या है इसके बारे में तो पता करना होगा। इन टुकड़ों को लैब ले चलो। जिस तरीके का केमिकल हमें क्राइम स्पॉट पे मिला है, उसी तरह का केमिकल मैंने बनाया है और ये केमिकल मैं इस बॉक्स में डालता हूं। तारिका, बॉडी टेम्परेचर मिला? नॉर्मल है सर। गुड। इस स्टीम बॉक्स में जो बॉडी है, ये लगभग इंसान की बॉडी की जैसे ही है। आपका कहने का मतलब है क्लोन की तरह? ऐसा ही समझ लो। अब इस मशीन में हमने जो केमिकल डाला है, उसकी स्टीम हम स्टीम बॉक्स में पास करते हैं। लगभग 30 मिनट तक हम स्टीम पास करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
गजब हो गया सर, 30 मिनट में पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई। हाँ निखिल, ये केमिकल बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी मात्रा में पूरी की पूरी बॉडी पिघल करके बह जाती है। रिकी की बॉडी भी इसी केमिकल की वजह से फ्रीज होकर के अकड़ गई थी। आई सी, बहुत ही खतरनाक केमिकल है ये। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से 2005 के केस के सिलसिले में आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। 2005? ये तो बहुत पुराना केस है, लगभग 9 साल पुराना। आप रमेश जी से पूछिए, वो यहाँ के सीनियर हैं। थैंक यू। रमेश जी, हम लोग सीआईडी से 2005 में एक घटना हुई थी जिसमें रजित और विनय का नाम आया था। रजित और विनय? सर क्या है कि हर साल इतने लड़के लड़कियां आते हैं तो नहीं, उस केस में इन दोनों लड़कों को रेस्ट्रिकेट किया गया था। रेस्ट्रिकेट? अरे हाँ, याद आया। उस साल कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और इन दोनों लड़कों का नाम भी उस केस से जुड़ गया था। काफी बवाल हुआ था। ये स्टूडेंट कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? मैडम, बहुत अजीब तरीके से हुई थी। ये किस्सा लेबोरेटरी में हुआ था। इतनी देर तक कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? अरे भाई, खोगे का काम में जवाब तो दो, कब तक काम करोगे? अरे चुप क्यों हो? बताओ, मैं लेबोरेटरी बंद करूं या खुली रहने दूं? ये देखो संपत को क्या हो रहा है? सर बचाइए इसे, प्लीज कोई बचाओ इसे। सर देखिए ना संपत को क्या हो रहा है। सर देखिए ना। क्या कुछ करो भाई। सर क्या हो रहा है, देखिए ना। सर बहुत भयानक था वो। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी खड़ा था और खड़े खड़े पिघल गया। संपत नाम था उसका, पुलिस केस भी हुआ था और विनय और रजित को रेस्ट्रिकेट किया गया था। इस केस से जुड़ी सारी फाइलें चाहिए हमें। हेलो, कहाँ? कौन से रेस्टोरेंट? ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, नजर रखना। मजा तो आता है यार। अरे काहे का मजा यार? पता है, रात को जैसे ही जाते हैं ना उसके घर के सामने, तभी चौकीदारों को पटाना पड़ता है। मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग कुछ भी करते रहोगे और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, हमने क्या किया? एक लड़की का जीना हराम कर रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? टेढ़ी बात करोगे ना तो सीधा करना हमें आता है। क्यों कर रहे हो ये सब? मैम, हम खुद नहीं गए उसके घर, वो खुद ही हमें बुलाती थी। हम पहले भी बता चुके हैं मैम आपको। और मैडम, आपको जानना ही है तो आप जिया से बात करो ना, वो क्यों बुलाती है हमें? वो झूठ नहीं बोलती है सर, हम सच बोल रहे हैं सर, हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ जानता हूँ, राजा हरिश्चंद्र के चेले हो ना तुम लोग। देखो, लास्ट चांस करो, सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो?
और अगर सीआईडी का तरीका अपनाऊंगी ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। लड़कियों को छेड़ता है। किसके कहने पे किया ये सब? एक्सपेरिमेंट हो रहा था साइंस लैब में 2005 में और बेस्ट इन्वेंशन करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये तो स्टूडेंट पिघल के मर गया था संपत। इसने एक स्पेशल एनेस्थीसिया बनाया था बेहोश करने की दवा जो किसी भी मसल को 5 मिनट के लिए फ्रीज कर सकती थी। और ये रजित और विनय, इन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो किसी भी चीज को 30 मिनट के अंदर पिघला सकती थी। सर ये देखिए। ये भी उस वक्त कॉलेज में था, पर ये बात उसने हमसे छुपाई। पैसे लिए? हाँ, ये देखो। अब खुश? गुड। ये रहा तुम्हारा सामान। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार जो अब मेरा होगा। बिल्कुल तुम्हारा है। थैंक यू। वेलकम। ये छुप छुप के क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो छुप छुप के? आगे मत बढ़ना, वरना ये बोतल इसी के साथ मैं फोड़ दूंगा। मत बढ़ना आगे, कह रहा हूँ आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये मारा जाएगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, छोड़ो उसे। आगे नहीं बढ़ना। कहा ना, मैं झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला मैं। पीछे रहो, आगे मत बढ़ना। क्रिश्चियन, पंच, हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं नहीं मारा उसे। मैंने और रजित के केमिकल का इस्तेमाल करके मैंने संपत को लैब में मार डाला। रेतेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संपत के बनाए हुए केमिकल पर अपना नाम डालकर मैंने उसे भेज दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। और जब मुझे पता चला कि संपत ने एक ऐसे केमिकल का आविष्कार किया जिससे बॉडी फ्रीज हो जाती, उसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा थी, उससे वो केमिकल हासिल करने के लिए मैंने उसे भी मारा। रजित और विनय को उन्हीं के खोजे हुए केमिकल से मार दिया और केमिकल बेच के पैसा कमाना चाहते थे, क्यों? हाँ। और इसमें वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, उसने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए थे। इस बॉटल का सारा केमिकल टीम बॉक्स में डाल देना। जैसे ही काम खत्म हो जाए इस बॉटल को गायब कर देना। चलो। हाँ, समझ गया। चलो निकलो। मैंने पहले विनय को मारा।
और फिर रिकी की मदद से मैंने रजित को खत्म कर दिया। रिकी तो तुम्हारा साथी है ना, फिर उसे मारने की कोशिश क्यों की तुमने? रिकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि जुबान भी कितनी कीमती चीज है, अगर फिसल जाए तो करोड़ों का नुकसान करा दे, इज्जत गवा दे, फांसी चढ़वा दे। मतलब वो केमिकल की बोतल मेरे सीने में 2 मर्डर्स के राज बहुत ज्यादा है। जुबान जेल नहीं पाएगी, वजन तो करना ही पड़ेगा। लो पैसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? उसी केमिकल से मुझे डरा रहा था। क्या करता? जरूरत थी और मजबूरी। शट अप! समाज की भलाई के लिए की गई खोज का गलत इस्तेमाल किया है तुमने। 3 खून किए हैं। तुम जैसे लोगों के लिए कानून ने भी एक खोज की है, फांसी। आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आप लोग सब मिलकर एक अकेली लड़की के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे थे? कोई इस तरह से परेशान करता है किसी को? बोलिए। सॉरी मैडम, ये रमेश जी को अपना फ्लैट बेचना था और उन्हें अच्छा बायर भी मिल गया था, इसीलिए सब। और मैडम, जिया घर खाली करना भी नहीं चाह रही थी और उसके लीज एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था। मैडम, ये रमेश जी ने एक दिन आकर हमें अपनी तकलीफ बताई और हमसे हेल्प मांगी। तो आप लोग ने मिलकर ये ड्रामा किया, एक लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। आप लोग ऐसा कर कैसे सकते? और रमेश जी, आप पैसों के लालच में इंसानियत भूल गए। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जिया अब यहीं रहेगी, इसी फ्लैट में। जिया, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वरना मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती। देखो जी, कभी घबराना मत। अपने हक और अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। पेशेंट को चेक करना है। जी सर। ये क्या? आग! रघु, मंगेश, जल्दी आओ, यहाँ पे आग लगी है। पेशेंट जलाए, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सब हुआ कैसे? समझ में नहीं आ रहा सर, देखते ही देखते पेशेंट को कैसे आग लग गई। प्लीज हटिए आप लोग। साहब, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, कोई नहीं था। मिस्टर अंश के बॉडीगार्ड बाहर ही पहरा दे रहे थे। हाँ सर, अरे इनके आने से पहले साहब अच्छे खासे लेटे हुए थे, लेकिन जैसे इन्होंने दरवाजा खोला अचानक आग लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कमरे में कोई था ही नहीं तो फिर आग किसने लगाई? अपने आप लग गई आग? है? ये शॉर्ट सर्किट का चक्कर भी नहीं लगता, लेकिन ये आग जैसी भी लगी हो, हम इसका पता कर ही रहेंगे। अंश,
सर, मिस्टर अंश की वाइफ और बेटा। अंश को हाथ कैसे हो गया ये सब? पापा उठिए पापा, क्या हो गया आपको पापा? संभालिए अपने आप को। देखिए थोड़े वक्त के लिए आप लोग बाहर कॉरिडोर में इंतजार कीजिए। पंकज प्लीज चलिए। पापा आइए। डॉक्टर साहब, अंश जी यहाँ कौन सी बीमारी का इलाज कराने के लिए एडमिट हुए थे? कल रात इन्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से लाया गया था। इनके घर पार्टी थी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर साहब के इस कमरे में आने से पहले कोई और भी आया था इस कमरे में? हाँ सर, 2 लोग आए हुए थे। एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। ये अंश कुमार, इस अंश कुमार की कुंडली निकालनी होगी। जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत सारे काले कारनामों में शामिल था। पंकज, रिधिमा और अंकित को घर भेज दिया? हाँ सर, बहुत रो रहे थे बेचारे। वैसे सालुंके साहब, आपको क्या लगता है आग किस वजह से लगी? मेरी बात छोड़ो सचिन, तुम बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है भाई? सालुंके साहब, अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों बुलाते? देखा तारिका, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अरे प्रद्युमन तो कहता था तुम लोग सुपर कॉप हो यार। सर हम तो सिर्फ तहकीकात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साइंस के मास्टर तो आप ही हैं ना। तो ठीक है, अंदाजा क्या लगाते हो वो अंदाजा ही बता दो यार। सर हमें ऐसा लगता है कि ये चिंगारी लगाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु, कोई चीज है। हो सकता है, देखते हैं। ये बात है। क्या बात है सर? अंश की इस चमड़ी के टुकड़े पर मुझे 2 किस्म के केमिकल मिले। एक का नाम कोजू और दूसरे का चिलिंगफी। कोजू और चिलिंगफी? ये केमिकल के नाम या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट के? पंकज, मजाक नहीं। और ये दोनों केमिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरा केमिकल बनता है जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है अगर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कमरे का दरवाजा खोला, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और अंश का शरीर खुद ब खुद जलने लगा। इसका मतलब अंश की बॉडी पे ये केमिकल हॉस्पिटल के किसी अंदर वाले ने लगाया है। अंदर वाले ने। देखिए, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं। हम भला अपने मरीज की जान क्यों लेंगे? डॉक्टर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपने किसके कहने पे वो केमिकल अंश की बॉडी पे लगाया? देखिए, मैंने मिस्टर अंश को छुआ तक नहीं। मैं तो एक एक दवाइयां उनके बॉडीगार्ड के सामने देता था। अगर आपने नहीं छुआ तो किसने किया है? किसने स्पंज बाथ दिया उसे? देखिए, मिस्टर अंश यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए आए थे, तो स्पंज बाथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ ना कि हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सालुंके गलत कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने या मेरे किसी भी स्टाफ ने उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया है। 2 लोग आए हुए थे, एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। माय गॉड, कहीं वो केमिकल उस चादर पे तो नहीं लगा हुआ था जो अंश के कमरे में बिछी हुई थी? डॉक्टर साहब, ये सारी बेडशीट कहाँ रखी जाती? देखिए सर, यहाँ पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहाँ की बेडशीट और बाकी का सामान रखा हुआ है। सर, ये अंश के रूम का लॉकर है।
फायर एक्सटिंग्विशर, जल्दी। फास्ट। अभी लगता है थोड़ा केमिकल रह गया था इसमें। सही कह रहे हो सचिन, अब तो इस लॉकर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे रहिए। सर प्लीज संभाल के। सर ये क्या, आपकी बार तो आग ही नहीं लगी। क्या बोल रहे? आग सिर्फ इसमें लगी। ये देखो, सिर्फ ये बैग जला है, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। ये देखो। सर इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेडशीट इसी बैग में लाई होगी। हाँ पंकज, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर साहब, ये वही लेडी है ना जिन्होंने अंश के कमरे में वो चादर बिछाई थी? जी सर, शीला। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं इन केमिकल्स के बारे में जानती तक नहीं हूँ। ज्यादा भोली मत बनो। अंश के कमरे की चादर तुमने ही बदली थी ना? बदली थी, मगर क्या? एक औरत ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और कहा था अंश साहब के कमरे में ये चादर बदल देना। उसने आपको पैसे दिए और आपने पैसे ले लिए? एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? मुझे क्या पता था साहब, कोई ऐसे तरीके निकालेगा किसी का खून करने के लिए। उसका चेहरा पहचानती हो? स्केच बनवा सकती हो उसका? नहीं, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। चेहरा ढका था, लेकिन कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा। हाँ, उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था, यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। अंश को फूड पॉइजनिंग हुई उसके घर पे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और कमाल की बात है कि हॉस्पिटल में आने के बाद वो जल के मर गया। कुछ तो गड़बड़ है। सर, इस घर पे तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लगता है अंश जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। राइट श्रेया, कोई ना कोई बात तो जरूर थी, वरना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कोई मामूली इंसान नहीं रखता। किससे मिलना है आपको? सीआईडी? अब अंदर जा सकते हैं? थैंक यू। सर, ये घर तो बड़ा आलीशान है। अंश बहुत पैसे वाला रहा होगा। जितना बड़ा आदमी उसके उतने ज्यादा दुश्मन। नमस्कार। नमस्ते। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए। जिस रात अंश जी की तबीयत खराब हुई, उस रात उनका खाना किसने बनाया था? साहब, खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सिर्फ अंश की तबीयत क्यों खराब हो और किसी की क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं। अब मालूम नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। कोई तो था जो चाहता था कि अंश हॉस्पिटल पहुंच जाए, ताकि वहां वो खूनी बड़ी आसानी से उस जुर्म को अंजाम दे सके। एनीवेज, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। जी। गोपी पिछले 5 साल से उनका खाना बना रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो और कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? शायद गगन। गगन? अच्छा, ये गगन कौन है?
पापा का बिजनेस मैनेजर था। अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। पार्टी में गगन भी आया था। हाँ, मगर बिन बुलाए। हाँ साहब, गगन हो सकता है। उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंश गगन पे चिल्ला रहे थे। हाँ साहब, पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी। मैं समझ नहीं पाया कि साहब गगन को क्यों डांट रहे थे। मगर अंश ने गगन को नौकरी से क्यों निकाला था? पता नहीं, मगर जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जो उन्होंने अपने 10 साल पुराने एम्प्लॉय को एक ही झटके में काम से बाहर निकाल दिया। गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, इसका जवाब ढूंढना होगा। क्या अंशी की मौत हो गई है? जी हाँ, और हमें शक है कि उनकी मौत में आपके पति गगन का हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? गगन अपनी जान दे सकते हैं, पर वो किसी की जान लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोचा नहीं, बल्कि कर दिया। बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ गगन ने अंश को हॉस्पिटल में ही जला दिया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, गगन ऐसे नहीं है। वो ऐसा नहीं है तो कैसा है, वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो कब तक वापस लौटेंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है। कल से वो गायब है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन मुजरिम अक्सर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते हैं। बार बार उनको मुजरिम कह करके उनका अपमान मत करिए। अगर उनको जुर्म करना ही होता तो वो अंश जी की बात मान करके अंकित को मार ना देते। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंश जी ने गगन को अपने बेटे अंकित का खून करने का काम सौंपा था, पर गगन ने साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से उन्होंने गगन को नौकरी से निकाल दिया। ओह, तो इस वजह से गगन को नौकरी से निकाल दिया गया। और कोई बाप अपने ही बेटे को मरवाना क्यों चाहेगा? सर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज कह दीजिए झूठ है। मेरे पापा मुझे मारने की प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं ये बात आप लोगों के लिए काफी धक्का पहुंचाने वाली है। गगन की पत्नी झूठ बोल रही है। अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है वो। अंश जैसा पिता अपने इकलौते बेटे को मारने की कैसे सोच सकता है? किसका फोन है अंकित? चाहो तो बात कर लो। नहीं सर, इंपॉर्टेंट फोन नहीं है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने के लिए परेशान कर रहा है और फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। सर, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो क्या हम जा सकते हैं अब? हमें अंश की शोक सभा की तैयारी करनी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। इशिता? यस सर। सर, जब अंकित का फोन बज रहा था तब उसका रवैया कुछ अजीब सा नहीं हो गया? लग तो रहा था कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इस पे। सर, हम लोग क्या रात भर यहीं खड़े रह के पहरा देंगे? रात बहुत काम की चीज होती है पंकज। जो काम दिन के खुले उजाले में नहीं किए जा सकते ना, वो रात के साए में हो जाते हैं। सर, अंकित आ रहा है। आ नहीं रहा श्रेया, हमें ले जा रहा है अगले सुराग तक। लेट्स गो। सर, ये इतनी रात को यहाँ ढाबे पे खाना खाने को आया है? नहीं पंकज, खाना खाने नहीं आया ये यहाँ ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जिसे ये दिन के उजाले में नहीं मिल सकता।
सर, मैंने तो सोचा ये लड़का होगा, ये तो लड़की निकली। अरे आप लोग और यहाँ? हाँ हम लोग, हम बहुत मेहनत करें आपके पापा के खूनी को ढूंढने की। वैसे ये कौन है? ये स्वाति, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो तो हमने देख ही लिया है। देखिए आप लोग प्लीज मेरी मम्मा से मत कहिएगा कि मैं इससे यहाँ मिलाऊं। क्यों? वो आंटी मुझे इतना पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? मालूम नहीं, पर नहीं करती, और उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, नहीं बताएंगे। सब बचपन से ही मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होने में बड़ा डर लगता था। कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी का काम मुझे एक बार फिर यहीं ले आएगा। काफी शरारती बच्चे थे तुम, इसलिए प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर खड़े कर दिए जाते थे। हैं? बस यूं ही कभी कभी टीचर पनिश कर देते थे। आइए, आपको प्रिंसिपल साहब ने अंदर बुलाया। हेलो। हेलो, सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके। हम यहाँ अंकित कुमार नाम के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। अंकित कुमार? तो वो तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है इस कॉलेज का। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, डिबेट, ड्रामा, हर चीज में वो नंबर 1 रहता है। अच्छा, इतना होनहार है वो? हाँ, बल्कि इस बार कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ ईयर अवार्ड भी तो उसे ही मिला है। ये देखिए, ये नहीं उसकी फोटो। इसमें अंकित कुमार कहाँ है? यही तो है। ये नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग अंश कुमार के बेटे अंकित कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही तो है, अंश कुमार और रिद्धिमा का बेटा। सर, अगर ये असली अंकित है तो फिर वो कौन है? जो कोई भी है, उसके इरादे ठीक नहीं है। और रिद्धिमा जी ने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं? रिद्धिमा जी कहाँ हैं? मैडम अपने कमरे में हैं। आइए। मैडम सीआईडी वाले आए हुए हैं। मैडम, रिद्धिमा जी। सर, कमरे में तो कोई नहीं है। रिद्धिमा जी। सर, यहाँ भी कोई नहीं है। सर ये देखिए, सर यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। शायद रिद्धिमा जी का किडनैप हो गया है। इन टुकड़ों को देख के तो यही लगता है कि उनकी किडनैपर के साथ हाथापाई हुई होगी। अंकित कहाँ है? बुलाओ उसे। अंकित बाबा तो आज सुबह घर से बाहर चले गए हैं। निखिल, अंकित को फोन लगाओ। इस कमरे में इतना कुछ हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फायदा क्या घर में इतनी सिक्योरिटी का? अच्छा ये बताओ कि खिड़की के पीछे की तरफ भी कैमरा लगा है ना? जी सर। मुझे उसकी फुटेज देखनी है। सॉरी सर, लगता है कैमरा 2 घंटे से बंद है। मतलब जरूर तुम में से ही किसी का काम है ये, जिसने गुनाह करने से पहले कैमरा बंद कर दिया। सर, हम ऐसा क्यों करेंगे?
कोई बाहर वाला यहाँ आके कैमरा बंद नहीं कर सकता। ये किसी अंदर वाले का काम है, समझे तुम? यस सर, अंकित का फोन बंद आ रहा है। कहीं इस सब के पीछे अंकित का हाथ तो नहीं है? रिधिमा जी, रिधिमा जी, मैडम जी, रिधिमा जी, उठिए मैडम जी, रिधिमा जी। गगन, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो? मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मारोगे? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो अंश साहब का नमक खाया है, उनके लिए जान दे सकता हूँ। मैं मारने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? क्यों आए हम? शायद उसी ने जिसने हम दोनों को किडनैप किया है। तुम भी? जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह इस चारदीवारी में कैद। हे भगवान, उसका अगला निशाना कहीं मेरा राज तो नहीं? तो तुम हो राज, अंश और रिधिमा जी के असली बेटे। जी सर, मुझे तब तक यकीन नहीं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पप्पी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। लेकिन रिधिमा जी ने ये बात छुपाई क्यों तुमसे? उसी वजह से जिस कारण से उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा और अंकित को अपना बेटा बना लिया। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी जिसने एक माँ बाप को अपने बेटे से दूर कर दिया? सर, आप तो सीआईडी वाले, आपसे तो कुछ बात छिप नहीं सकती। अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पापा ने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं। जी हाँ, जैसे रिश्वत देना, करप्शन को बढ़ावा देना, गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाना और कभी कभी गैंगस्टर्स की मदद करना। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे पापा इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सके और वो बहुत ही अच्छे पिता थे। इन गैंगस्टर से बचाने के लिए उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और गोद ले लिया अंकित को, ताकि कभी कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता तो निशाने पे अंकित होता, तुम नहीं। एग्जैक्टली। और जब ये बात अंकित को पता चली, उसका रवैया कुछ उखड़ सा गया। उसने मम्मी पापा की इज्जत करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तो वो पापा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो ये राज पूरी दुनिया को बता देगा। सर हो सकता है शायद इसी वजह से अंश ने अंकित को मारने के लिए गगन से कहा। हाँ सर, हो सकता है कि गगन की वाइफ सच कह रही हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिधिमा जी की किडनैपिंग में उनके गोद लिए हुए बेटे अंकित का ही हाथ हो। सर, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैं पहले ही अपने पापा को खो चुका हूं, मम्मी को नहीं खोना चाहता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे मेरी रिधिमा जी को। अंकित के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं, कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। हेलो, कहाँ?
चिंचोली क्रॉसिंग? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, गुमनाम कॉल आया, कह रहा था कि चिंचोली क्रॉसिंग पे मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? फिर तो मिलना पड़ेगा। बताओ क्या बताना चाहते थे? सर मैंने आपको फोन इसलिए किया था क्योंकि जिस आदमी का आपने पोस्टर लगाया है उससे मैंने कहीं देखा है सर। तुमने पक्का ध्यान से देखा ना? वो अंकित ही है। हाँ सर, वो अंकित ही था। कहाँ देखा है उसे? सर अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं सर। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ तुमने कहाँ देखा था अंकित को? सर मैंने उसे हसनपुरा की चौल में देखा था सर। हसनपुरा चौल? ये इधर रहता है, इधर। इधर? हाँ। आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, उस तरफ रहता है। थैंक यू। सर, पता चल गया, अंकित उस घर में आता जाता था। सर 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 सर, बहुत मुश्किल हुई सर, लेकिन मैंने पता कर लिया है। अंकित इसी घर में आता जाता था, ये घर में। पंकज, हम सबको पता है। आओ। आप लोग? हाँ, हम लोग। सर यहाँ? हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी, तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। क्या मजाक करते हैं साहब? सीआईडी को कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी? जब से तुम जैसे बॉडीगार्ड गुनाह करने लग गए। जिस परिवार ने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तुम उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं साहब आप? अंकित क्यों आता था यहाँ? अंकित बाबा यहाँ नहीं आए। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सीआईडी से ना कोई बच सका है और ना बच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं सब सच सच बता दो। हम जान चुके हैं कि अंकित अंशी का बेटा नहीं है। बताओ क्या सच है? बोलो क्या सच है? बताता हूँ। दरअसल में अंकित का असली बाप मैं हूँ। तुम? हाँ, अंश साहब मेरे बेटे को गोद लेना चाहते थे और मैं भी अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें मना नहीं कर सका। मगर तुम्हारे अंकित ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले अंश को मार डाला, फिर रिद्धिमा को किडनैप कर लिया। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा है तो हम अंकित को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अब हमें साफ साफ बताओ ये अंकित हमें मिलेगा कहाँ? अंकित अपने दोस्त स्वाति के साथ है, ग्रीन सी लॉज में। ग्रीन सी लॉज? सर, ये अंकित की गाड़ी है। अंदर चल के चेक करते हैं। सीआईडी, उस सफेद गाड़ी में जो आए हैं वो कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? रूम नंबर 113। थैंक यू। आओ।
मैडम, हम रूम सर्विस से हैं। जरा खोलिए ना, चॉकलेट केक लाए हैं आपके लिए। मगर हमने तो केक नहीं मंगवाया। मैडम वो क्या है ना, हमारे होटल का 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हम सबको चॉकलेट केक खिला रहे हैं। आप भी खाइए ना प्लीज। सीआईडी मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम वही हॉस्पिटल वाली लड़की हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सीआईडी की आदत नहीं है मुजरिमों को जाने देने की। हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे उस लड़की को ताकि वो केमिकल वाली बेडशीट अंश के बेड पे बिछा सके। किसके कहने पे किया था तुमने ये? अंकित के। कहाँ मिलेगा ये अंकित? पता नहीं। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि रिधिमा को कहाँ छिपा के रखा है? नहीं पता। ये पता नहीं, वो पता नहीं, तुम्हें पता क्या है स्वाति? गगन कहाँ है ये पता है मुझे। I see। तो और क्या क्या पता है तुम्हें? हाय मॉम। हाय गगन अंकल। आई होप सब ठीक तो है ना? आई मीन मेरी खातिरदारी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंकित, जरूर मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी जो आज मुझे यह दिन देखने को मिल रहा है। हाँ, आपके परवरिश में कमी रह गई। बचपन से लेकर जवानी तक आप मुझे बेटा बेटा कहती रही, और आज एकदम से मुझे पता चलता है कि आप मेरी माँ नहीं है। माँ हो तो आप जैसी। लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया अंकित। झूठ है, ये ड्रामा है। आप अपने बेटे को बचाना चाहती थी। माना कि ये सब राज को बचाने के लिए किया गया अंकित, लेकिन अंश, मैंने तुम्हें कभी भी उससे कम नहीं माना, उससे कम प्यार नहीं किया। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, इसीलिए तो आपको पापा तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। रिधिमा जी, गन उठा लीजिए, उसके सर पे खून सवार है। गगन, ये पकड़ो। प्लीज नहीं। मार डालेगा हमको, मारो। ये क्या 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 तुमने उसे मार डाला? तुम उसके पैर पे फायर कर सकते थे ना, उसे मार डाला तुमने। गगन, व्हाट डिड यू डू? मेरे से घबराहट में गोली चल गई। ये तो मर गया। क्या ये सब? हाँ? कैसे हुआ ये? मैंने जानबूझ के नहीं मारा सर, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। ये गगन सही कह रहा है, अगर हमने अपने बचाव के लिए इसे नहीं मारा होता तो ये हम दोनों को मार देता। हम समझ सकते हैं। श्रेया, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। आप लोग जाइए प्लीज इनके साथ में। चलिए।
मम्मी 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 आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मी? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे धोखा क्यों मुझे मार दिया? क्यों मुझे मार दिया? बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों हमने बेटे को मार दी? क्यों हमने बेटे को मार दी? जवाब दीजिए मम्मी, जवाब दीजिए मम्मी। बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों क्यों? मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते रिधिमा जी। ये सब तो सीआईडी का प्लान होता है गुनहगार से उसका जुर्म कबूल कराने का। अंकित तो कभी मरा ही नहीं था। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैं धोखा तो तुमने दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है। राज, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने गैर कानूनी बिजनेस में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा गुनाहों के इस साए से दूर रखना चाहा। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम भी पापा की तरह इस तरह गुनाहों के दलदल में धंसी हुई हो। और इसीलिए इन्होंने पापा को मारने के लिए मेरी मदद ली थी और प्रॉपर्टी में 25% शेयर देने का वादा भी किया था। इस प्लान में तुम दोनों मिले हुए हो, इसके बारे में तुम्हारी दोस्त स्वाति ने हमें पहले ही बता दिया था। उस पार्टी के दिन ओह माय गॉड, कितना ऑयली खाना लेकर जा रहे हो साहब के लिए? डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है ना। जाओ सैंडविच और जूस लेकर आओ। जाओ। मगर साहब ने? साहब तुम्हारे बॉस हैं, बट साहब की बॉस मैं हूँ। जाओ। जी मैम। गुड, तुम जाओ, मैं साहब को खाना खिला दूंगी। जी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। खुद गुनाह किया और मुझे फंसा दिया। तो और क्या करती? तुम्हें पता चल गया था कि अंकित अंश को मारना चाहता है, इसीलिए मैंने आखिरी वक्त पर सारी बाजी पलट दी। और उस पलटी बाजी में मेरी भी बलि चढ़ा दी थी।
मुझे पता चला कि गगन को तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कि अंश की मौत में मेरा हाथ है। इसलिए मैंने सारा इल्जाम अंकित पर डाल दिया। राज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया बेटा। गुनाहों पे ममता की चादर ओढ़ देने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे मैडम। आप दोनों का फैसला अदालत करेगी, या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.